हर गुजरते दिन के साथ देश में चुनाव का माहौल घनघोर होता जा रहा है। सबकी निगाहें गुजरात पर लगी हैं। गुजरात खास है क्योंकि इसे बीजेपी का अभेद्य किला माना जाता है, क्योंकि इसके राजनीतिक निर्माण के साथ नरेंद्र मोदी का नाम जुड़ा है। 1998 से अब तक यहां नरेंद्र मोदी की बनाई रणनीति का कोई तोड़ तैयार नहीं हो पाया है। चुनाव में धारावाहिक जीत के इस चक्रव्यूह के कई किरदार हैं, जो नरेंद्र मोदी की कला के कलाकार हैं, जो मोदी के मददगार हैं, जिन्होंने हमें बताया कि किस बात पर नरेंद्र मोदी संघ प्रमुख हेगड़ेवार से ज्यादा महात्मा गांधी पर विश्वास करते हैं। ऐसी ही कई कट्टर सच्ची बातें सुनिए मोदी स्टोरी में। ये मोदी जी ने ही बताया। हम किस स्तर तक पहुंच चुके हैं, ये लोगों को दुनिया को दिखाने का ये मौका है। नरेंद्र भाई मोदी आने के बाद जो जनसंख्या और बीजेपी का विकास हुआ, तो वो मात्र नरेंद्र भाई के कारण हुआ। जनता की नाड़ जो है ना, वो जानते थे। He is having the bifocal vision. जैसे एक जवेरी हीरा की परख करते हैं, ऐसे पारखू वो है। उनको जीतने के सब तरीके मालूम है। उसने खुद को तो जिताया है, मगर पार्टी को भी जिताया है। ये माहौल एक ऐसा हो गया कि कोई भी आदमी करप्शन लेने के लिए हिम्मत नहीं करता। मोदी साहब में कुछ अलग तो है कंपेयर टू अदर्स। उन्होंने ठान ली थी कि मुझे बनना है तो सीएम बनना है या तो पीएम बनना है। ये अहमदाबाद में बीजेपी का दफ्तर है। 1995 में आरएसएस से निकलकर नरेंद्र मोदी जब बीजेपी में आए तो उन्हें अहमदाबाद की जिम्मेदारी दी गई। 1995 में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन वो केवल 12 महीने चली। उसके बाद 1998 में बीजेपी की सरकार बनी, तो ऐसी बनी कि आज तक गुजरात में बीजेपी की सरकार बरकरार है। भले ही मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने 2002 में कार्यभार संभाला, लेकिन 1995 और 98 की जीत में नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका थी। पर्दे के पीछे वो भूमिका यहीं इसी कुर्सी पर बैठकर शुरू हुई, जहां वो चुनाव की रणनीति तय करते थे। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की चुनावी रणनीति में जीत का डीएनए ऐड किया। उन्होंने इस प्रयोगशाला से दिखाया कि कैसे बीजेपी को अजेय बनाया जा सकता है। मसलन विधानसभा में कैंडिडेट डिसाइड करने से पहले कार्यकर्ताओं से पूछा जाने लगा कि कौन सा कैंडिडेट चुनाव जीतने की ज्यादा संभावना रखता है। पन्ना प्रमुख आपने अक्सर सुना होगा। पन्ना प्रमुख का पहला प्रोजेक्ट भी अहमदाबाद के इसी दफ्तर से चलाया गया और उसका आइडिया भी नरेंद्र मोदी का था। यानी नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में जीत का वो डीएनए डाला जो बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह और विरोधियों की सबसे बड़ी कमजोरी है। यानी अपने मतदाताओं पर लास्ट माइल तक पकड़, पन्ना प्रमुख के जरिए सीधा उन तक संवाद और वोट डालने तक कार्यकर्ताओं का उनके साथ संपर्क में रहना। यानी हर कार्यकर्ता चुनाव की ऐसी मशीनरी में बदल गया जहां विरोधियों के लिए अवसर ही नहीं। अश्विन भाई मेहता थे जो मोदी के सामने लड़े थे, तो उन्होंने बताया था कि मैं जिंदगी में पहली बार चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन इसके सामने आके मुझे जो लड़ना हुआ है तो उसमें से मुझे कुछ बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। राजनीति और मेरा रिजल्ट तो जो भी आने वाला है वो आएगा, लेकिन ये इनके सामने इलेक्शन लड़ने में एक अलग से मजा आया है। जितने भी वार्ड्स थे, उन वार्ड में जो मतदाता है उनके पास कैसे 100% एक मतदान के पास हम पहुंच सकते हैं, वो रणनीति उन्होंने और अमित भाई शाह ने यहाँ हमारे घर पे आके ही बनाई थी। राजकोट के कार्यकर्ता से उनका हरेक घर में ना सिर्फ कोई नेतृत्व का, लेकिन उसके सभी के घरों का नाम और माताजी का नाम
इनके सगे वाले का नाम वो जानते ऐसे राजकोट से नाता था। पहले तो अपना जो कार्यकर्ता का बेस है राजकोट में, उसको पहले कैसे एक्टिव करना। ये इलेक्शन एक मुख्यमंत्री का इलेक्शन है या विचारधारा का इलेक्शन है, वो उन्होंने सबके साथ आपके क्लियर किया कि ये नरेंद्र मोदी का इलेक्शन है, मुख्यमंत्री का इलेक्शन है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। तो कार्यकर्ता को ऐसा लगा कि नहीं, मैं लड़ रहा हूँ, विचारधारा की लड़ाई है। और इस हिसाब से छोटा कार्यकर्ता पूरी अपनी जो दिनचर्या थी उसमें इलेक्शन के लिए उन्होंने 100% टाइम देना शुरू किया। लोकल कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन मिला, फिर बाहर से भी कार्यकर्ता यहाँ पे आते थे और सबको आके क्या करना है तो उसका माइक्रो मैनेजमेंट किया हुआ था कि वहाँ से आएंगे, सपोज धोराजी से आया तो धोराजी से आने वाला कार्यकर्ता क्या करेगा, कहाँ ठहरेगा, किसके साथ रह के, राजकोट के किस कार्यकर्ता के साथ उसका ट्यूनिंग रहेगा और क्या कौन से वार्ड, यानी छोटे छोटे पार्ट्स बना के आने वाले सभी कार्यकर्ता को परफेक्ट काम मिले और हमारा रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफेण में, मोदी जी की तरफेण में रहे। इसलिए उन्होंने वो जो माइक्रो प्लानिंग किया हुआ था। वास्तव में केशुभाई देसाई उनका सरनेम था, तो वो विरमगाम के थे, तो वहाँ देसाई अलग होते हैं, पटेल नहीं होते। नरेंद्र भाई ने कहा कि यदि आपको यहाँ जीतना है ना तो आप अपनी सरनेम जो है ना बदल दीजिए और मतदार यादी है ना उसमें नाम आप बदल दीजिए। तो तब से वो केशुभाई पटेल हुए और केशुभाई पटेल के कारण पटेल का जितने भी मत थे न वो केशुभाई के नाम से मिलते थे। तो ये भी जो बात बताई ने, देखिए कैसे किसको जिताना, कहाँ कौन सी ट्रिक बताना, कौन सी बात करना, वो इसके मन में हमेशा रहती थी। लोगों को क्या चाहिए, किस प्रकार का साहित्य चाहिए, वहाँ तक उनका डीप इंटरेस्ट रहता था। साहित्य के अंदर भी कैसी डिज़ाइन होनी चाहिए, उसमें नयापन क्या कुछ आ सकता है, और संगठन में अप टू द बूथ लेवल, अप टू द पेज लेवल पहुंचाने का जो आइडिया था वो उन्हीं का आइडिया था। संगठन तो हर पार्टी का होता है मगर दिखावे का होता है, मगर भाजपा का जो संगठन है ना, मैं आपको बात बताऊं, चुनाव के टाइम पे अगर कोई बहन को हम बोले कि चलो आप मतदान करने को चले तो वो ये बर्तन कौन मांजेगा, तो कार्यकर्ता बोलता था मैं मांजने को बैठ जाता हूँ, आप मतदान करने जाए। यहाँ तक की बात कि मैं आपका घर संभालता हूँ, आपके लड़के को संभालता हूँ, ये बर्तन जो आप मांज रही है मैं मांजने को बैठ जाता हूँ, ये बनी हुई बात है। तो यहाँ तक का जब कमिटमेंट कार्यकर्ता के अंदर आ जाता है ना, तो 100 आदमी की फौज 1000 की बन जाती है। मगर हमारा कार्यकर्ता टेबल पे नहीं बैठता था, वो मतदारों के बीच जाता था और पकड़ पकड़ के खींच के ला के मतदान कराता था। तो यही तो फर्क होता है ना, 5-10% का जो फर्क होता है जीत के लिए का, वो 5-10% हमारे कार्यकर्ता उठा के लेके आते हैं। ये लक्ष्मण राव जी इनामदार हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु, और इन्हीं के साथ रहकर संघ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन की बारीकियों को सीखा। और कुछ किस्सा यह है कि जब इनामदार जी की याद में एक भवन बनाने की बात हुई और भवन जब निर्माण चल रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे देखने के लिए आए। वहां उन्होंने देखा कि कुछ बिजली के स्विच ऊपर नीचे लगे हुए थे, फर्श बना नहीं था। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर जो कि मोदी जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हें कहा कि ये स्विच ऊपर नीचे लगे हैं, लेवल पे ठीक नहीं आएंगे। कॉन्ट्रैक्टर मोदी जी को जवाब में कहता है, मोदी जी आप संगठन संभालिए, ये मेरा अनुभव है, मैं इसको संभाल लूंगा, सब ठीक होगा। लेकिन जब फर्श बनकर तैयार हुआ तो असल में वो बिजली के स्विच जितना उन्होंने ऊपर नीचे बताया था उतना ही ऊपर नीचे निकले, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्टर साहब भी हक्के बक्के रह गए कि नरेंद्र मोदी की नजर डिटेल वाली नजर है,
और अनुभव से ज्यादा उस डिटेल की नजर ने उस गलती को पकड़ लिया था। अब जरा वकील साहब या कहे कि इनामदार जी के नजरिए से समझते हैं कि मोदी का यह करिश्मा कैसे आगे बढ़ा। पहले तो ब्राह्मण की पार्टी चली, फिर पैसे वालों की पार्टी चली, तीसरा तबक्का वो शहर की पार्टी चली। ये सब उनके आने से पहले सब हुआ था, मगर वो खुद जब आए वो तो ओबीसी थे और उन्होंने संगठन के अंदर भी एससी, एसटी, ओबीसी इसके जो होनहार कार्यकर्ता था उनको चुन चुन के लेके निकाला और उनसे काम लिया और उनको अपने समाज के तक पहुंचाया उन्होंने। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कार्यकर्तास, वो गांधी स्टाइल ऑफ क्रिएटिंग कार्यकर्तास एंड हेडगेवार स्टाइल ऑफ क्रिएटिंग कार्यकर्तास, उसमें ही प्रिफर्स गांधीयन स्टाइल। और वो स्टाइल ऐसी है कि जन समूह को, बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने वाला जिसमें विचार है, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो या XYZ, जो भी वाइब्रेंट जैसे आपने अलग अलग प्रयोग किए, उसमें जितनी जन सहभागिता बढ़ेगी उसमें से अनेक लोग अपने अपने रूप से या एक रचना के रूप में, चाहे वो गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल कोई भी फॉर्म रहा, उसमें वो व्यक्ति जुड़ जाएगी। इस वक्त हम साबरमती आश्रम में हैं। इस आश्रम को महात्मा गांधी की वजह से जाना जाता है। महात्मा गांधी भारत की महान ऐतिहासिक धरोहर है। आज भी उनके विरोध में बोलने वालों का मुखर विरोध होता है। महात्मा गांधी पर विश्वास करने वाले बहुत ज्यादा और अविश्वास करने वाले बहुत कम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी व्यापक विश्वास की राजनीति करते हैं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि लोग उन पर विश्वास करें और विरोधी तक उनकी बातों पर शंका न करें। मोदी के समर्थक उन पर अटूट विश्वास करते हैं। मोदी के विरोधी उन्हें अंधभक्त बताते हैं, तो मोदी के समर्थक उनके विश्वास को उनके व्यक्तित्व की पहचान बनाते हैं। और इसी विश्वास में गुजरात में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत छिपी है। कैसे नरेंद्र मोदी पर विश्वास बीजेपी का एक बड़ा फैक्टर है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के विरोध में हों, लेकिन वो नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हैं। आंदोलन हुआ जो 85 में हुआ था, वैसे आंदोलन 2015-16 में हुआ, तो उसकी सिचुएशन तो वही थी कि पूरा समाज नाराज था। लेकिन नाराजगी में फ़र्क उतना था कि अल्टीमेटली पूरे समाज को इतना तो ट्रस्ट था कि मोदी साहब सेंट्रल में तो होना ही चाहिए। गुजरात में प्रॉब्लम है तो गुजरात में प्रॉब्लम है, तो रिजर्वेशन पॉलिसी से प्रॉब्लम है, सरकार के जो भी चीफ मिनिस्टर है उनसे प्रॉब्लम है, और उसी हिसाब से सब पूरा माहौल चलता रहा। लेकिन मोदी जी के प्रति जो एक रिस्पेक्ट था वो रिस्पेक्ट बना रहा। और उसके बाद जो इलेक्शन सेंट्रल का आया तो उसमें हमने ये जो पूरा विश्व उमिया धाम है उसका महाभूमि पूजन मोदी साहब के हाथों ही होना चाहिए, ऐसा एक हमने डिसाइड किया। और उस सिचुएशन हमने उनको यहाँ पर बुलाया और उसी हिसाब से पूरा समाज का जो रवैया था, जो रुख था, वो मोदी साहब के प्रति पूरा चेंज हो गया। इस वक्त हम गांधीनगर के भारत माता मंदिर में मौजूद हैं। गुजरात के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बड़ा फैक्टर होने, उनके बेहद लोकप्रिय होने और बीजेपी के लगभग अपराजय होने के बहुत से सवालों का जवाब यहां मिलता है। गुजरात की राजनीति में हिंदू पहचान का एक कट्टर आग्रह है। गुजरात की राजनीति मंदिरों के चारों ओर परिक्रमा करती दिखाई देती है। यहां तक कि राहुल गांधी भी जब गुजरात पहुंचते हैं तो उन्हें अपने आप को शिव भक्त बताना होता है। इतना ही नहीं, धार्मिक पर्यटन में गुजरातियों की हिस्सेदारी कहीं ज्यादा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने काशी विश्वनाथ और केदारनाथ की यात्रा की हुई है। यानी
गुजरात में एक धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में गुजराती वोटर को क्या नजर आता है, वो भी समझ लेते हैं। एक सिंगल पॉइंट था कि बर्लिन की दीवार 6 दिसंबर 1992 को गिरी है, जिस दिन अयोध्या में ढांचा भी गिरा। तो दोनों ऐतिहासिक घटना एक ही दिन हुई है, उसमें कोई ना कोई एक ईश्वरीय संकेत है। आगे जाकर दिस विल बी द टर्निंग पॉइंट्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये एक उनका विजन था। उसके आधार पर भारत के लिए भारत में और भारतीयता हिंदुत्व के आधार पर विश्व में हम क्या दे सकते हैं, वो दूसरा डायमेंशन था जिसका इंटरेक्शन वहाँ किया। तो बेसिकली बर्लिन की दीवार गिरी हुई देखने जाना है, वहाँ लोगों से मिलना है, जो आम लोग हैं। ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन हुआ, अब एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं। और कल जाके भारत पाकिस्तान ये सीमा चली गई तो क्या इंटरेक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा, तो उसका एक फिलर लेने के लिए वहाँ 2-4-5 घंटा रहना है। उसको छोड़कर जो भी वर्ल्ड वॉर सेकंड विशेष रूप से उसके ऐतिहासिक स्थान है, बाकी साइट सीइंग स्पॉट्स नहीं देखना है। वो दूसरे समाज को अन्याय नहीं करते, लेकिन हिंदुत्व को अन्याय नहीं होना चाहिए, उस बात पर वो 100% क्लियर है। गांधीनगर का ये वो इलाका है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां और उनके भाई रहते हैं। ये गलियां और ये घर तभी सुर्खियों में आता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने आते हैं। साथ ही ये सुर्खियां बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने परिवार से दूर हैं और यही उनकी एक फकीर वाली छवि भी गढ़ते हैं। आखिर झोला उठाकर चल देने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फकीर छवि का गुजरात की राजनीति में क्या असर है, आइए आपको समझाते हैं। नगर पालिका का इलेक्शन, उसमें एक वार्ड के अंदर 1 नंबर का वार्ड था, उसमें एक रिजर्व सीट थी ओबीसी की। नरेंद्र भाई मोदी के सगा भाई, नाम है उसका प्रहलाद मोदी, वो खुद उनका बायोडेटा लेके मेरे पास मेरे घर पे आए। वो कार्यकर्ता तो थे नहीं, तो मैंने उनको बताया कि अमित जी बात ऐसी है कि प्रहलाद भाई खुद आए थे, उन्होंने ये टिकट मांगी है। अमित भाई ने नरेंद्र भाई को बताया, तो नरेंद्र भाई के जो शब्द थे आप सुनिए। उन्होंने बोला मेरा भाई है तो क्या हुआ, वो कार्यकर्ता तो नहीं है ना, मेरे कार्यकर्ता का भोग लेके किसी को टिकट देने का सोचना भी नहीं। मेरे कार्यकर्ता को अन्याय करके मेरा भाई को भी टिकट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ उनको ना बोल देना, ये बनी हुई बात है, उनका सगा भाई। और उन्होंने वो ओबीसी सीट के ऊपर एक महिला को रबारी उनको टिकट दिलवाया था। मैं एयरपोर्ट गया, बड़ौदा एयरपोर्ट में, तो वहाँ पर जा कर के मैंने किताबों का एक पैकेट था, वो देते हुए कहा देखिए मैं तो फ़कीर हूँ, दूसरा क्या दूँ, किताब देता हूँ। तो उन्होंने हंसते कहा मैं भी फ़कीर हूँ। मैंने कहा कि भाई वो तो पुरानी बात है, जब आप सन्यासी बनने आए थे राजकोट में, अभी तो आप प्राइम मिनिस्टर बन गए। बोले नहीं, आज के दिन में मैं फ़कीर हूँ, हंसते हुए कहा। उन्होंने बेलूमठ जाने की बात कही थी, ये बात बाद में पेंडिंग थी। तो अप्रैल के महीने में मुझे एक फ़ोन आया सीएम ऑफिस से कि इस प्रकार से नरेंद्र भाई की इच्छा है, मुख्यमंत्री जी की,
कि आप वहाँ व्यवस्था करें। नरेंद्र मोदी उस समय आत्मसानी महाराज को प्रॉमिस दिया था कि वे जरूर जाएंगे, पर इतने सर्च तक हो नहीं पाया था, कहाँ 2005 या कहाँ 2013। तो अभी उनकी इच्छा है कि वो बेलूर मठ जाएं, तो उनकी विजिट की पूरी व्यवस्था करना है। और 9 अप्रैल 2013 को सुबह 6 बजे मैं दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंच गया और 6 से 8 के बीच में उनको मंदिर वगैरह दिखा दिया और फिर 8 बजे वे आए बेलूर मठ, सुबह 8 बजे। तो फिर मैंने वहाँ उनको वेलकम किया, फिर पहले मंदिर दिखाया, मंदिर का दर्शन किया, म्यूज़ियम देखा। स्वामी विवेकानंद जिस कमरे में थे वहाँ वैसे सबको नहीं जाने दिया जाता, बाहर से दर्शन होते हैं, पर उन्होंने इच्छा प्रकट की कि वो अंदर जाना चाहेंगे, तो उनको अंदर जाने की विशेष परमिशन दी गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं ज़रा अलग से बैठना चाहता हूँ, तो हम लोग बाहर निकल गए। वो 10 मिनट तक उन्होंने ध्यान किया। फिर उस समय बहुत प्रसन्न दिख रहे थे, ऐसा लगा कि मानो उनको आशीर्वाद मिल गया स्वामी विवेकानंद का। जब नरेंद्र मोदी जी आए, आत्मसानी महाराज बहुत प्रसन्न हो गए, उनको शाल पहनाई, उन्होंने उनको शाल पहनाई और वो बहुत देर तक उनके सिर पे हाथ फेरते रहे, बहुत उनको प्रेम दिया, उनको प्रसाद खिलाया। ये सब तो हुआ। उसके बाद में मैंने जानबूझ करके कि उस समय जो हमारे सीनियर स्वामी जी लोग थे, तो उनको विश्वास दिलाने के लिए मैंने जानबूझ के कि नरेंद्र मोदी जी को प्रश्न पूछा, अच्छा आप जो आत्मसानी महाराज पास गए थे तो क्या विद्यार्थी मंदिर में प्रवेश लेने के लिए गए थे ना सन्यासी बनने के लिए गए थे? नहीं, मैं सन्यासी बनने के लिए गया था। और फिर उन्होंने जो कहा मैं भी नहीं जानता था। उन्होंने कहा सबसे पहले मैं बेलूर मठ आया था, यहाँ पर बेलूर मठ में ही बात हो रही। बेलूर मठ में सबसे पहले मैं आया, स्वामी विवेकानंद किताब पढ़ करके वहाँ से उनसे प्रेरित होकर सीधा मैं बेलूर मठ चला आया। और बेलूर मठ में उस समय स्वामी माधवानंद जी अध्यक्ष थे। उन्होंने बहुत छोटा सा उत्तर दिया, वो बहुत कम बात बोलते थे। उन्होंने छोटा सा उत्तर दिया, पहले पढ़ाई समाप्त करो, पहले पढ़ाई करो। तो फिर मुझे वहाँ से रिजेक्ट कर दिया। बोले फिर मैं गया वहाँ पर अल्मोड़ा में रामकृष्ण मिशन की कुटिया है, आश्रम है। बोले वहाँ मैं 2 महीना रहा। वहाँ भी उन्होंने यही कहा कि भाई पढ़ाई तो आपको समाप्त करनी पड़ेगी, तभी आपका फॉर्म फिलअप होगा और आपको सन्यासी बनने दिया जाएगा। तो वहाँ भी उन्होंने रिजेक्ट हुए। फिर वो राजकोट गए, फिर आत्मसानी महाराज पास गए। वो राजकोट के अध्यक्ष थे, उस समय गए सन्यासी बनने के लिए। ये उस समय भी फिर से उन्होंने बताया कि उनके पास मैं गया था, सन्यासी बनने की इच्छा से गया था। तो महाराज ने फिर यही कहा था कि तुम आते जाते रहो, ये पद सबके लिए नहीं है, देश की सेवा बहुत प्रकार से हो सकती है, पर तुम आते जाते रहो, ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद देखा जाएगा। तो फिर बाद में मुझे महाराज नरेंद्र मोदी जी ने बताया था कि मैं आश्रम में जाता था, राजकोट आश्रम में बीच बीच में रहता था, कभी 1 महीना 1.5 महीना भी रह गया हूँ और कई बार गया हूँ। तो उन्होंने ये कहा आत्मसानी महाराज को, देखिए कल कुछ मैं होता हूँ तो उसकी फुल क्रेडिट आपको जाएगी, क्योंकि आपने मुझे रिजेक्ट किया। नहीं तो मैं तो इनके समान सन्यासी बनने के लिए आपके पास आया था, मैं तो सन्यासी होता आज। यदि मैं कल कुछ होता हूँ तो आपको फुल क्रेडिट जाएगी। वो जब सीएम बन के इधर गुजरात में आए, गांधीनगर में, सब उनको बधाई देने के लिए इकट्ठा हुए थे। तो वो टेबल के ऊपर वो पृथ्वी का गोला होता है, उसको क्या कहते हैं, ग्लोब। वो एक ग्लोब पड़ा था। उन्होंने ये घुमाया, फिर जो कहता था ना ये आपको ये नसीब से मिला है कि ऐसे, उसको बताया कि इसमें बताओ गुजरात किधर है, गांधीनगर किधर है। मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करने वाला आदमी हूँ। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करिश्मे को समझने की हमारी यात्रा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रांड गुजरात बनाया और अब गुजरात ब्रांड मोदी बना रहा है। यानी गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला भी है और गुजरात विकास मॉडल भी।
और इसी के जरिए हम समझेंगे कि किस तरीके से मोदी लगातार वोटरों के साथ संपर्क रखते हैं और चुंबक की तरह उन्हें अपने साथ बांधे रखते हैं। इस यात्रा में आप हमारे साथ बने रहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।